नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगस्त महीने की करंट अफेयर वाली मैगजीन पढ़ रहे हैं हम लोग विजन की। तो इसमें पहला पार्ट तो हमने कर लिया था, बचा हुआ आज देख लेते हैं। ठीक, तो सीधा शुरू ही करते हैं। देखिए, एक फ्रेमवर्क है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैव विविधता से संबंधित है। ध्यान इसमें ये रखना है कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, और 2050 तक 4 गोल और 2030 तक के लिए 23 टारगेट इसमें निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इसे अपनाया गया था किसमें? COP15 में। तो बस याद इसमें ये रखना है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल अगर ऐसा कुछ आ जाए और सामने लिखा होगा ये किससे संबंधित है, तो याद रखना कि ये जैव विविधता संबंधित है। ठीक है, कानूनी रूप से ये बाध्यकारी भी नहीं है। GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसमें आपको याद रखना है कि कुल 185 देश है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इसका? ये क्या करता है कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म के रूप में 4 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाली परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को धन प्रदान करता है। इसमें क्या क्या है? तो अगर हम इसमें देखें कि GEF क्या क्या है, इसमें वो 4 क्षेत्र जिसके लिए ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो पहला है जलवायु परिवर्तन, फिर है जैव विविधता, फिर है अंतर्राष्ट्रीय जल, और इसके बाद में है ओजोन क्षरण। तो यानी कि इन 4 अलग अलग क्षेत्रों के लिए ये क्या करता है? फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें इसमें, तो GEF निम्नलिखित 5 जो कन्वेंशन है उनके लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसमें पहला है CBD यानी कि जैव विविधता अभिसमय, दूसरा है UNFCCC, फिर है POP यानी कि दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषण पर स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है वो, और उसके बाद में है UNCCD, और इसके बाद में है पारे पर मीनामाटा अभिसमय। ठीक है, तो इसमें आपको इतना सा याद रखना है कि इसमें 4 ऐसे क्षेत्र है जिसके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। कौन? ग्लोबल फाइनेंशियल फैसिलिटी, जो बना कब था? 1991 में। वो 4 क्षेत्र कौन से हैं जिसमें ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है? पहला है जलवायु परिवर्तन, फिर है जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जल, और ओजोन क्षरण। वाटर ट्रेडिंग की बात की जाए तो इसमें जो साउथ अफ्रीका है, यह दुनिया का सबसे बेहतर यहाँ पे वाटर फ्रेमवर्क लागू है। ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। ओके, आइए अब डेटा बैंक देख लेते हैं थोड़ा सा। तो भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत विश्व में दूसरा दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है देश है। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा कौन सा देश है? मछली उत्पादक देश है। दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। ठीक है, समुद्र आधारित खाद्य पदार्थों के निर्यात में फ्रोजन झींगा शीर्ष स्थान पर बरकरार है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यूएस से समुद्र आधारित भारतीय खाद्य पदार्थों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत से सबसे ज्यादा कौन आयात करता है समुद्री खाद्य पदार्थ? यूएस से। इसके बाद में चाइना है, फिर UAE है। तो याद रखोगे, यूएस से, फिर इसके बाद में चाइना, और इसके बाद में यूरोपियन संघ EU। ठीक है, अब आइए आगे। जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कुछ पहले है, उनको अगर देखें अपन, तो समुद्री उत्पाद निर्यात निर्यात विकास प्राधिकरण है, जो कि 1972 में किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे गठित किया गया था, और यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, नीली क्रांति है वो फिशरिंग से संबंधित है। जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी की ये महत्वाकांक्षा योजना कौन सी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें क्या है कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन और कृषि और सॉरी जल कृषि गतिविधियों में तेजी और विविधता लाने के लिए इसे शुरू किया गया है। ठीक है, जो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद है वो है किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद में देखिए, एग्री सिल्वीकल्चर जो है वो फसल प्लस वृक्ष उगाना एक साथ में। सिल्वो पास्टारोल जो है उसमें चारागाह है, पशुधन के साथ साथ वृक्ष उगाना। और एग्रो सिल्वो पास्टारोल जो है वो है फसल भी उगाना, पशुधन भी करना, वृक्ष भी उगाना, यानी सारी चीजें हैं। तो ये वाली टर्म है वो आप याद रखोगे, यूपीएससी इनमें पूछ सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति जो है ने पिछले साल CBG यानी कि सतत के क्रियान्वयन की एक समीक्षा पर एक रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, तो सस्टेनेबल अल्टरनेट टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, किसकी फुल फॉर्म है? सतत की फुल फॉर्म है। तो आप इसे याद रखोगे, यूपीएससी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेती है। ठीक है, इसे 2018 में शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य है CBG उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करना। ब्रेस्ट बायोगैस है। ठीक है, इसके बाद में देखिए कि महासागरीय ऊर्जा के कि महासागर में वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। पहली होगी वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जाएं होंगे। दूसरा महासागरीय धाराएं ऊर्जा, तो महासागरीय जल के संचरण से जो उत्पन्न होती है एनर्जी वो। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण की अगर बात की जाए तो यह महासागर की ऊपरी निचली परतों के बीच ताप के अंतर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। लवण प्रवणता की बात की जाए यानी कि ऑस्मोटिक दबाव, तो यह नदी के मुहाने पर मीठे और समुद्री जल के बीच लवणता का जो लेवल है उसके डिफरेंस के माध्यम से इसे ऑस्मोटिक दबाव जो उत्पन्न किया जाता है। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई किशमिश है,
तो पानी में डालने पे वो फूल जाती है, तो उसके फूलने से और सिकुड़ने के बीच में जो प्रेशर होता है, जो डिफरेंस रहता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आइए कि शहरी नदी प्रबंधन। तो प्रबंधन योजना जो है, 60 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, और यह परियोजना जो है नमामि गंगे के तहत नदी शहर गठबंधन का ही एक हिस्सा है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसकी शुरुआत 2021 में की गई, और मंत्रालय कौन कौन से, यह जल शक्ति मंत्रालय तथा आवासन और शहरी मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन जो अफेयर्स है, उसकी एक संयुक्त पहल है। ठीक है, तो याद रखोगे इसमें मिनिस्ट्री कौन कौन सी, दो मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है इसमें। ठीक है, और इसमें दो चरणों में काम किया जाएगा। प्रमुख राज्य इसमें कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 25 शहरों को इसमें, गंगा नदी बेसिन राज्य के जो 25 शहर इसमें कवर किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ करके किसी वित्त, इसका जो पोषित है किसके द्वारा होगा, विश्व बैंक के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाएगा। अब आइए आगे, फ्लड मोबाइल एप्लीकेशन, तो किसके द्वारा, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। ठीक है, बाढ़ बाढ़ का जो सीन रहता है उसको रोकने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए। जो मीनामाटा जो कन्वेंशन हुआ था वो किस पे हुआ था, पारे पर। पारे का फॉर्मूला होता है Hg। ठीक है, 2013 में जिनेवा में इसे अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछेगी, फिर पूछ सकती है। ठीक है, और एक बाध्यकारी, और किस रूप से बाध्यकारी, कानूनी रूप से यह एक बाध्यकारी क्या है, कन्वेंशन है। ठीक है, जापान के मिनामाटा शहर पे इसका नाम रखा गया है, क्योंकि 1950 में बहुत भयंकर मात्रा में मिनामाटा रोग जो है वो जापान में फैल गया था। ठीक है, यह तंत्रिका संबंधी एक बीमारी, इससे जो मिनामाटा रोग जो वो न्यूरल डिजीज है। ठीक है, अभी वर्तमान में 2017 में इस संधि को लागू किया गया था। भारत 2014 में इस पर मतलब लागू किए थे। ठीक है, सॉरी, इस पर हस्ताक्षर किए थे, और 2018 में इसकी पुष्टि की थी। अभी इसमें 144 पक्षकार और 128 सिग्नेचर जो कंट्रीज है वो है इसमें। मिनामाटा, ठीक है, ये तो हो गया है। याद रखोगे कि पारे से संबंधित है। मिनामाटा 2013 में जेनेवा में इसे अपनाया गया था, भारत ने 2014 में इसे पर हस्ताक्षर किए थे, और जो संधि जो लागू कब हुई थी, 2017 में। बेलम घोषणा पत्र जो है वो है अमेजन सहयोग संगठन, एसीटीओ के सदस्य देशों ने जो बेलम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। बेलम जो एक ब्राजील का शहर है। ठीक है, तो अमेजन नदी है, उसके वहां पे पेड़ वेड़ नहीं काटने के लिए, वहां उस एरिया की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जो योजना है, वो घोषणा पत्र, वो कौन सा है, बेलम घोषणा पत्र है। किससे संबंधित है ये, जैव घोषणा, किस एरिया की, अमेजन की। अमेजन का जो वर्षावन है वहां पर पेड़ों वेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, तो अमेजन से इसको आप लिंक रखोगे। ठीक है, लाल चंदन की अगर बात की जाए, पुष्पा मूवी में जो लाल चंदन दिखाया गया था उसकी स्थिति है इंडेंजर्ड की। ठीक है, और उसे वो भारत का वन्य जीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 4 में से शामिल रखा गया। वन्य जीव और वनस्पतियों के संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन है, उसे साइट्स बोला गया है। उससे उसकी कौन सी सूची में, इसमें परिशिष्ट में नंबर 2 में सूचीबद्ध है, कौन, लाल चंदन। ठीक है, अभी देखिए कि धौलपुर जो क्रोली जो है टाइगर, जो अभी रिसेंटली बना है, तो ये भारत का कौन सा हो गया, 54वां हो गया, और राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में 4 अन्य टाइगर रिजर्व भी कौन कौन से, रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, और रामगढ़ विस्तारी है। रामगढ़ विस्तारी से पहले नवीनतम था, इसके बाद में अभी नया जो बन गया है वो है धौलपुर क्रोली टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व को राज्य अधिसूचित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है, यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा सबसे पहले अधिसूचित किया जाता है। इसके बाद में केंद्र सरकार की भूमिका आती है, जिसमें एनटीसी आता है। ठीक है, तो और इसे क्या है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 की धारा 38(5) के तहत एनटीसी की सलाह के द्वारा इसे अधिसूचित किया जाता है। बाघ संरक्षण की अगर कुछ पहले उनकी बात अगर की जाए, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक, किसके द्वारा एक प्रायोजित योजना, केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रायोजित योजना है। इसके बाद में अगर बात की जाए, तो ट्रैफिक जो है, TRAFFIC, जो भारत के अवैध शिकारी रोधी प्रयासों में सुधार लाने के लिए सहायता करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो एनटीसीए है, वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत से गठित किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। तो और इसके जो मंत्री होंगे, प्रभारी मंत्री, वो इसके प्रभारी मंत्री होंगे। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भाई ये आगे आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ अपने चैनल, जो कौन सा चैनल है, यूपीएससी विद्यार्थी जो है, वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा अब मैं इसके साथ साथ जो जितनी भी पीवाईक्यूज है 2011 से 2023 तक, उसकी मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है। 2020 तक पेपर हो गए, 3 साल के और बचे हैं, वो भी करवा दिए जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है ने कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए जो एनटीसी के प्रस्ताव को संवैधानिक मंजूरी दी है, मंजूरी दी है, और यह कहाँ पर है, अभयारण्य राजस्थान में है। ठीक है, अगर
यहाँ पे अगर भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो यह कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर स्पीसीज की अगर बात की जाए तो इसमें ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है, बंगाल फ्लोरिकन है जो हिमालय की तराई उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर भारत इसमें असम और अरुणाचल प्रदेश है वहाँ की घास भूमि में पाए जाते हैं। बेयर्स पोचार्ड जो है वो असम और मणिपुर की आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी स्थापना 1916 में हुई थी और किसके अधीन है, एमई सॉरी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के यह अधीन है। इंडियन स्कीमर है वो इंडेंजर्ड है और ब्लैक बॉलेट रन है वो भी इंडेंजर्ड है। ठीक है, चंबल नदी गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में और यह भी गंगा नदी चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र में। थोरोसोर्स इंडिकस जो है ये लंबी गर्दन वाला शाकाहारी डाइक्रेओ सॉरी डायनासोर है एक तरीके का। ठीक है, तो क्या है थोरोसोरस इंडिकस, क्या एक डायनासोर है जो भारत में इसके जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर में इसके अभी हाल ही में इसके क्या मिले, जीवाश्म मिले और यह 16.7 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, डायनासोर की नई प्रजाति से संबंध की प्रजाति से यह संबंधित। ठीक है, याद रखोगे इसको। और मिथाइलो टू वी माइक्रोबियम जो ब्यूरो रिटेंस जो है 5GV1C। तो यह क्या है, यह एक मिथेनोट्रोफ जीवाणु स्ट्रेन है। ठीक है, जीवाणु स्ट्रेन है ये, बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन है। ठीक है, और यह लैंडफिल साइट्स धान के खेतों तथा तेल गैस के कुओं जैसे प्रमुख उत्सर्जन स्थलों से मेथेन को हटाने में सक्षम है। तो मेथेन को हटाने में सक्षम है, इस स्थिति से इसका क्या है कि इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। यूपीएससी इस पे आज कैन आस्क दिस क्वेश्चन दिस टाइम कि ऐसा कौन सा जो मेथेन को हटाने में सक्षम है, तो कौन है, मिथाइलो टू मिथाइलो टू वी माइक्रोबियम ब्यूरोटेंस मिथाइलो टू वी माइक्रोबियम ट्यूबरेंस। ठीक है, तो क्या है ये मेथेन को हटाने में सक्षम है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो यह बैक्टीरिया मेथेन को उपभोग करके बायोमास का उत्पादन करता है। ठीक है, मेथेन का उपभोग करके क्या करता है, बायोमास का उत्पादन करता है। इसके बाद में ये फूजीवारा इफेक्ट जो है, फूजीवारा इफेक्ट है वो अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार जब एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे, यानी कि एक ही दिशा में दो घूर्णन करे दो हरिकेन या चक्रवात जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वे अपने साझा केंद्र के चारों ओर तीव्र गति से घूमने लगते हैं। ठीक है, तो एक इधर गति कर रहा है, एक इधर से गति कर रहा है, एक ही दिशा में दोनों गति कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पास पास आते हैं। तो साझा केंद्र के अपने चारों ओर ये बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। ठीक है, तो दो चक्रवातों के बीच की इस अंतःक्रिया को क्या कहते हैं, फूजीवारा प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में पहली बार इसे प्रशांत महासागर में देखा गया था 1964 में, टाइफन मेरी और केथी का विलय हुआ था 1964 में। ठीक है, और फूजीवारा प्रभाव की पहचान सबसे पहले कहाँ हुई थी, 1921 में। ऑब्वियस सी बात है, फूजीवारा जापानीज नाम ही लग रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, 2021 में आई थी, सॉरी 2020 में आई थी। इसकी संरचना क्या है कि 5-3-3-4 5-3-3-4 5-3-3-4 5-3-3-4। ठीक है, याद रखोगे। आंगनवाड़ी प्री स्कूल में 3 वर्ष और स्कूल में इसके 12 वर्ष हो गए। ठीक है, इसके बाद में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि आप बार बार पढ़ चुके हो। इस नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की खोज की गई है, आप ये भी याद ध्यान रखोगे इसमें। ठीक है, इसके बाद में देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगर बात की जाए तो सीएजी ने इसकी एक प्रदर्शन की एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट संविधान के आर्टिकल किसने 151 के तहत राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत की गई है। सीएजी जो है वो किसमें, आर्टिकल 148 में। तो उनके आसपास ही होगी, रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार भी तो 151 में है। ठीक है, केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का विजन को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। और इसकी पृष्ठभूमि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। और इसके दो घटक है, एक तो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हो गया HWC और एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र हो गया PMJAY। ओके, डब्ल्यूएचओ ने एम पावर के उपायों की शुरुआत की थी। यह कदम तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर आधारित है। ठीक है, यह एक बाध्यकारी है, कन्वेंशन है कौन सा, ठीक है, याद रखोगे। डब्ल्यूएचओ ने एम पावर की शुरुआत की, तो एम पावर क्या है, तंबाकू की मांग को कम करने के लिए लाया गया एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, और 2000 में भारत ने इस कन्वेंशन की को अभिपुष्टि की थी। डेटा बैंक की अगर बात की जाए तो भारत से नेवल कृषिगत क्षेत्र के 0.31% पर तंबाकू की खेती की जाती है। भारत तंबाकू उत्पादन और निर्यात के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है कौन, भारत। ठीक है, 26.7 करोड़ भारतीय किसी न किसी रूप में तंबाकू का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। इसके बाद में आइए आगे, अगर आगे अब इस पे बात करें तो प्लाज्मा क्या है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। मतलब पहली है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, इसके बाद में कौन आती है, प्लाज्मा। तो यह अत्यंत गर्म गैस है जिससे कुछ या सभी घटक इलेक्ट्रॉनों या आयनों में विभाजित होते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, और सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया में क्या है कि
किलोमीटर पहले की ऊंचाई पर क्या हुआ कि रफ ब्रेकिंग चरण आया था, जिसमें क्या है कि प्रणोदन जो है, प्रणोदन मॉड्यूल सिलेंडर जो है वो मॉड्यूल अलग हो गया था। इस समय गति 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। डीबूस्टिंग का चरण शुरू होता है और चंद्रमा की निचली सतह में लैंडर मॉड्यूल है वो प्रवेश करता है। फिर ऊंचाई जब 30 किलोमीटर होती है तो एल्टीट्यूड होल्ड चरण आता है, जिसमें थ्रस्टर का उपयोग करके विक्रम लैंडर अपनी गति को और कम करता है। जब ऊंचाई 100 मीटर होती है तो फाइन ब्रेकिंग सिस्टम होता है, विक्रम बाधाओं को स्कैन करने के लिए सतह के ऊपर मंडराता है। फिर टर्मिनल डिसेंट नियत गति से उतरता है, यानी नीचे से आना। फिर टच डाउन होता है, यानी कि जमीन को छुआ जाता है। ठीक है, तो लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के विक्रम नाम है उसका, और जहां पे उसने लैंड किया है उस साइट का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। जहां 2019 में चंद्रयान 2 जब क्षतिग्रस्त हो गया था, तो जिस जगह पे क्षतिग्रस्त हुआ उसे बोलते हैं तिरंगा पॉइंट, नाम उसका नाम रखा गया है। ठीक है, और चंद्रयान 3 का जो लैंडर है चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को उतरा। तो इस दिन को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्लाज्मा ये हो ही गया है, और ये सब आप पढ़ ही चुके हो अलग से। ठीक है, इतना डिटेल में बताने की इनकी जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, मैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो इसमें ये सब हाल ही में जो प्रज्ञान जो रोवर है उसने लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण ने क्या है कि दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर सल्फर की पुष्टि की है। ठीक है, सल्फर की पुष्टि की है। साथ ही एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन जैसे अन्य तत्वों का भी पता लगाया। ऑक्सीजन का मिलना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। विरल प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो लेगमुर प्रोब जो है उसने चंद्रमा की सतह पर विरल प्लाज्मा की उपस्थिति का पता लगाया है। ठीक है, तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की अगर बात की जाए तो 1969 में किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इस क्रम में एक प्रमुख उपलब्धि पहले प्रक्षेपण यान SLV-3 का विकास हुआ। 1980 में इसका सफल प्रक्षेपण भी हुआ। ओके, अब आगे और 1990 में PSLV की शुरुआत हुई, और PSLV का उन्नत रूप अब GSLV यूज होने लगा है भारत में। ठीक है, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच अंतरिक्ष विकास को लेकर जो होड़ मची, अगर उसकी बात की जाए तो 1957 में रूस ने क्या किया था? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला स्पुतनिक फर्स्ट और लाइका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजने वाला उपग्रह कौन सा स्पुतनिक 2 जो है वो लॉन्च किया था। 1958 में एक्सप्लोरर 1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाला पहला अमेरिकी उपग्रह था। अमेरिकी उपग्रह कौन सा था? एक्सप्लोरर 1। इसके बाद में अगर बात की जाए तो 1958 में नासा की स्थापना हुई। बाद में क्या हुआ? अमेरिका ने दुनिया का पहला संचार उपग्रह स्कोर SCORE लॉन्च किया। अगस्त 1960 में जो रूस है, यूएसएसआर जो सोवियत संघ था उस समय का, उसने स्पुतनिक 5 पर सवार होकर के पहली बार प्राणी कुत्ते, 2 कुत्ते थे, बेल का और स्ट्रेल का, और कई पौधे जो है अंतरिक्ष से जीवित लौटे। ये ठीक है, स्पुतनिक 5 में इनको अंतरिक्ष में भेजा और ये अंतरिक्ष से जीवित लौटे। 1961 में क्या हुआ? यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने, ये यूएसएसआर के थ्रू। और उनके बाद में एलन शेपर्ड अमेरिका के जो है वो दूसरे व्यक्ति थे। इसके बाद में 1968 में बात की जाए तो अपोलो 8 जो अंतरिक्ष पे चंद्रमा पर पहुंचने वाला, उसकी परिक्रमा लगाने वाला और सफलतापूर्वक अंतरिक्ष पर लौटने वाला पहला मानव चालित अंतरिक्षयान था। 1969 में अपोलो 11 लॉन्च हुआ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने। 1975 में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में एक संयुक्त मिशन भी शुरू हुआ। ठीक है, हाल में अगर बात की जाए तो मार्स ऑर्बिटर यानी मिशन मंगल 2013 में भारत पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, PSLV-37 के माध्यम से भारत ने रिकॉर्ड 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया। चंद्रयान 3 जो है की लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? पहला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन बढ़ा, देखिए आर्टेमिस समझौता, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त चंद्र मिशन और सार्क उपग्रह लॉन्च करना, और नासा के साथ उन्नत रडार उपग्रह निसार पर प्रयोग करना, ये भारत की अन्य विदेशी देशों के साथ अलग अलग समझौते हैं, उन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, डेटा बैंक की अगर बात की जाए तो 1999 2022 तक भारत 34 देशों के 381 उपग्रह लॉन्च कर चुका है अभी तक। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है। वैश्विक हिस्सेदारी, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी की बात की जाए तो 2030 तक भारत की जो हिस्सेदारी है वो कि 2 से 3% से बढ़कर 10% हो जाएगी। 2000 प्रतिशत 2000 से 2025 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो
13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात की जाए तो स्टार्टअप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो स्काई रूट एरोस्पेस की अगर बात की जाए तो ये निजी रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च करने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप। आप इनमें याद नाम रखो इनका। फिर अग्निकुल है, फिर पिक्सल्स है, फिर ध्रुव स्पेस है। तो अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्नि लेट का सफलतापूर्वक फ्लाइट एक्सपेंटेस टेस्ट किया गया है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो ध्रुव स्पेस की अगर बात की जाए तो यह उपग्रह संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। इसके बाद में अगर बात की जाए इसरो के जो मिशन है उसकी अगर बात की जाए तो अपन 19 से पढ़ते हैं यहाँ पे। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, 2023 में चंद्रयान 3, 2023 में आदित्य 11 लॉन्च किया जा चुका है, 2024 में नासा और इसरो सार यानी निसार के माध्यम से सैटेलाइट मिशन के माध्यम से 12 दिनों में पूरी दुनिया का मानचित्रण करेगा। नासा और इसरो का जो संयुक्त जो प्रोग्राम है निसार। 2024 में ही स्पेस एक्स की बात हो रही है, ट्विन स्पेस क्राफ्ट मिशन है। 2024 में मंगलयान 2 भारत का दूसरा अंतर्गरीय मिशन है। 2024 में भारत पहली बार मानव अंतरिक्ष मिशन जो है वो लॉन्च करेगा, गगनयान। ठीक है। और स्पेस में भारत के 4 वैज्ञानिक यहाँ से जाएंगे। फिर 2031 में यान फर्स्ट जो है यह शुक्र ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन होगा, जो इस ग्रह के वायुमंडल और उसकी सतह का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। इसके बाद में आ जाइए आगे, अगर आगे देखें तो इंडिया स्टेक अगर की उसके बात की जाए, अलग अलग घटकों का स्वामित्व और रख रखाव का उत्तरदायित्व अलग अलग एजेंसियों के पास है। जैसे आधार है तो यूआईडीएआई के पास है, डिजी लॉकर का जो पूरा पूरा जो जितना भी रख रखाव का उत्तरदायित्व है वो मेती यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसके पास में है। यूपीआई है उसका पूरा पूरा कंट्रोल एनपीसीआई यानी कि राष्ट्रीय भुगतान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान कॉरपोरेशन निगम जो है उसके पास में है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का जो विनियमन है वो आरबीआई के पास है। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे। अगर इंडिया स्टैक की परतों की बात की जाए तो पहले पहचान आधारित परत की अगर बात की जाए, प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट आईडी दी जाती है जिसे साबित करना जिसे दी जाती है और उन्हें यह साबित करने में सक्षम बनाता है कि मैं वही हूँ जो मैं होने का दावा कर रहा हूँ। एप्लीकेशन जैसे आधार, ई केवाईसी, ई साइन हो गया। फिर भुगतान आधारित परत होती है, किसी व्यक्ति को किसी अन्य को भुगतान करने की सुविधा देता है। इंटर ऑपरेबल, तेज और ये वहनीय है। ये सिर्फ स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं है। एप्लीकेशन हो गए जैसे यूपीआई होगा, आधार पेमेंट ब्रिज हो गया, आधार सक्षम भुगतान हो गया। डेटा परत की अगर बात की जाए तो डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जैसे कॉन्सेप्ट आर्टिफैक्ट हो गया, डिजी लॉकर होगा जिसमें अपन हमारी डिग्री वगैरह रखते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर होगा इसमें। ठीक है, अब आइए आगे। आई ए आईएईए की अगर बात की जाए तो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। यह क्या है, एई यानी कि एटॉमिक अलायंस है ये। ठीक है, एटॉमिक अलायंस से संबंधित है, ये एटॉमिक एनर्जी से संबंधित है, एटॉमिक एनर्जी अलायंस। ओके, अब आइए आगे आगे देखिए तो एनजी एच एम की अगर बात की जाए 2030 तक इसके निर्धारित लक्ष्य क्या है, तो हाइड्रोजन से ये संबंधित है और कम से कम प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT की ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता को हासिल करना। वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50 MMT की कमी लाना। देश भर में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्थापित करना। जीवाश्म ईंधन आयात में कुल 1 लाख करोड़ से अधिक की कमी करना। ठीक है, ये जिसके 4 उद्देश्य है NGHM के। इसके बाद में अगर बात की जाए तो ग्रोफिन अरोरा कार्यक्रम की अगर बात की जाए, ग्रोफिन अरोरा कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, मेटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कार्यान्वयन इसका किसके द्वारा किया जाए, इसका यह कार्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, एमईआईटी केरला राज्य सरकार उद्योग साझेदारों के साथ संयुक्त वित्त पोषण के साथ इसे क्या जाएगा, इसका क्रियान्वयन जो है वो किया जाएगा। इसके बाद में देखिए आप लोग कि इसका उद्देश्य क्या है, ग्रोफिन अनुसंधान और उसके व्यवसायीकरण में कमियों को समाप्त करना। ठीक है, ग्राफीन क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन परमाणु की एकल परत मोनोलेयर होती है। इसमें यह मधुके के षटकोणीय छत्ते की तरह होता है, तल से कसकर बंधा होता है। विशेषताओं की अगर बात की जाए, पतला होता है, यांत्रिक रूप से मजबूत, पारदर्शी और लचीला होता है। यूज कहाँ, जैसे टच स्क्रीन होगी, लाइट पैनल हो गया, सौर सेल हो गया, डीएनए हो गया और ड्रग डिलीवरी आदि। डीएनए का जो तीव्र अनुक्रमण है उसमें और ड्रग डिलीवरी में इसका यूज किया जाता है। कम गंध वाली तीखी सरसों की अगर बात की जाए तो अभी इसकी खोज की गई है, जिसमें क्या है कि ग्लूकोसिनोलेट ग्लूकोसिनोलेट जो है उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, तो याद रखोगे ग्लूकोसिनोलेट किसमें पाया जाता है,
सरसों में भी पाया जाता है। ग्लूकोसिनोलेट सल्फर और नाइट्रोजन युक्त एक यौगिक है जो कि सरसों के उत्पादों को विशिष्ट तीखी गंध प्रदान करता है। यह पौधों को रोगजनक और जानवरों से बचाता है। हालांकि ग्लूकोसिनोलेट का जो ज्यादा स्तर है बेस्वाद और सख्त होता है, पशुओं में घेंगा और आंतरिक अंग असमानता का कारण बनता है। ठीक है। तो जो भारतीय सरसों यानी ब्रेसिका जंसिया जो है उसमें 125 से 130 ppm ग्लूकोसिनोलेट होता है। ठीक है। सरसों की इस किस्म का उत्पादन क्रिस्पर Cas9 तकनीक का उपयोग करके किया जा सकता है। और इस किस्म को उच्च उपज वाली भारतीय सरसों की किस्म वरुणा जो है, अब याद रखोगे वरुणा जो क्या है, ये सरसों की एक किस्म है, वरुणा। ठीक है। याद रखोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजम, ये वे जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं जो विद्यमान आनुवंशिक सामग्री को परिवर्तन करने के लिए ट्रांस जीन बाहरी जीन का यूज करते हैं। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 जो है भारत में विकसित एक क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एक विकसित सरसों है। अब आ जाइए आगे। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मंजूरी वगैरह जो है वो संस्थागत जैव सुरक्षा समिति IBSC से मंजूरी की आवश्यकता होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर आपको फसलें चाहिए होती है तो उनके लिए। ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए जेनेटिकली मॉडिफाइड को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के द्वारा मंजूरी की आवश्यकता होती है। भारत के द्वारा की गई जो है पहले अगर बात की जाए तो इसरो है, तो IRS, रिसोर्स सेट, कॉर्टोसेट, ओशियन सेट, रीसेट आदि ये इसरो के हैं। ठीक है। ग्लेक्स आई पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, केलेड ईओ ने अपने, ठीक है, ये सब क्या है, गैर सरकारी निजी संस्थाओं के द्वारा जो लॉन्च की गई योजनाएं हैं। भारतीय राष्ट्रीय संवर्धन अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण के अंदर इन स्पेस अगर उसकी बात की जाए तो अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक सिंगल विंडो और स्वायत्त नोडल एजेंसी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। यह निजी निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद में अगर बात करें हम तो अग्निकुल कॉस्मोस ये प्राइवेट भारत का पहला भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप है। इसने अपने अग्निमान SORTED नामक एक लॉन्च व्हीकल की उपकक्षीय परिक्रमण उड़ान इसने घोषणा की है। ठीक है। अग्निलेट योजना द्वारा संचालित एक सिंगल स्टेज आधारित एक लॉन्च व्हीकल है, 3D प्रिंटेड सिंगल पीस और सेमी क्रायोजेनिक। इसके बाद में अगर बात की जाए तो 100 किलो तक के पेलोड को 700 किलोमीटर तक निम्न भूकक्षा में इसे ले जाया जा सकता है। DRSCO की अगर बात की जाए तो डिमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिस्लुनर ऑपरेशंस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो ये कार्यक्रम जो है वो नासा और DARPA यानी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और DRSCO अपने प्रणोदन प्रणालियों में क्या कि यूरेनियम के कम संवर्धित रूप का है यूज करेंगे। 2027 में इसका परीक्षण यान किया जाएगा, स्पेशली यूरेनियम से उड़ेंगे। ठीक है। और संभावना ऐसी जताई जताई जा रही है कि मंगल ग्रह की यात्रा में लगने वाले समय को यह आधा कर देगी। ठीक है। मान लो 6 महीने लग रहे हैं तो अब 3 महीने में पहुंच जाएंगे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। विचाराधीन है, परीक्षण अंडर ट्रायल है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी की अगर बात की जाए, स्टीरियो ए की बात की जाए, तो नासा का अंतरिक्ष यान स्टीरियो ए सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरा है। यह लगभग 17 साल पहले ही पुराने मिशन की पृथ्वी के समीप से पहले ही फ्लाई बाई को दर्शाती है। ठीक है। इस सब में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो नासा का अंतरिक्ष यान स्टीरियो ए याद रखोगे। और यह पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच से यह फिर से गुजरा है 17 सालों के बाद। सॉरी, 17 सालों के बाद नहीं, 17 साल पहले जो एक घटना पुराने मिशन की पृथ्वी के समीप पहले जो फ्लाई बाई था, उस घटना को ये दर्शाता है। फ्लाई बाई यह एक अंतरिक्ष यान की वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करने की किसी खगोलीय पिंड की करीबी से उड़ान होती है। ठीक है। इसे याद रखोगे आप। अब आइए आगे। गैलेक्सी ESO 316 की अगर बात की जाए तो हबल टेलीस्कोप से संबंधित है ने एक असामान्य आकार की गैलेक्सी की खोज की है। तो यूपीएससी से पूछ ले आपसे कि ESO 316 क्या है, तो यह एक प्रकार की क्या है, गैलेक्सी है। इसके बाद में अगर बात की जाए कि हबल टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया था नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA दोनों ने मिलकर के। निराक्षी क्या है, तो भारत ने अपने तरह का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, एक तरह का ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल जो है निराक्षी से लॉन्च किया है। खदानों का पता लगाने, चट्टान के अंतर्गत खदानों को बंद करने, जल के अंदर का सर्वेक्षण के लिए इसका यूज किया जाएगा। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC लिमिटेड और MSME संस्था जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इसे विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्या है ये, AUV है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। इसके बाद में अगर बात करें आयुष्मान भारत के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए
तो मिजोरम जो है भारत जो है आयुष्मान भारत के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। माइक्रोसाइट सभी लघु और मध्यम स्तर के क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल, लैब्स, फार्मेसीज और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का एक क्लस्टर रूप होता है। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के तहत है। ठीक है, इसे 2021 एबीडीएम जो है वैसे कब लॉन्च किया गया था? 2021 में से लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र विकसित करना है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए तो कार्यान्वयन जो है वो इसका कार्यान्वयन एबीडीएम के मिशन निदेशकों के द्वारा इसका किया जाएगा और फंडिंग जो होगी इसकी एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के माध्यम से इसकी फंडिंग होगी। G20 महामारी कोष है, तो महामारी से संबंधित एक फंड बनाया गया है, 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसका फंड रहेगा। ठीक है, G20 महामारी कोष कहाँ पे? इंडोनेशिया के अध्यक्षता में G20 के अधीन एक 1.4 बिलियन डॉलर के माध्यम से इसका गठन किया गया था। दानकर्ता G20 के देश होंगे, G20 के गैर सदस्य देश होंगे, परोपकारी संगठन इसमें शामिल होंगे। भारत भी इसमें एक प्रमुख दानकर्ता। जैसे भारत तो वैसे दानशील है यार। क्रोमोडोमेन हेलिकेस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन 1 लाइक, एक अध्ययन से पता चला है कि जो CHD1L जो है वो एचआईवी को नियंत्रित करने की इसमें क्षमता है। तो सवाल आ जाए कि क्रोमोडोन हेलिकेस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन 1 जो है वो किस रोग से संबंधित है? तो एचआईवी को रोकने, उसको कम करने से संबंधित है। अफ्रीकी जीन जो है विशेषता अफ्रीकी आबादी में पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका में वैसे ही बहुत दुनिया भर के रोग अफ्रीका में फैलते हैं, तो गरीब देश ज्यादा है, भूखमरी वगैरह ज्यादा है, वहां पे मच्छर वच्छर ज्यादा है। इसके बाद में देखिए कि रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस जो है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने आरएसवी से नवजात शिशुओं की रक्षा करने के लिए पहली एक इन्होंने एक वैक्सीन जो लॉन्च किया वो कौन सी है? एब्रिजवो कौन सी? एब्रिजवो आरएसवी वैक्सीन है। एब्रिजवो आरएसवी वैक्सीन, एब्रिजवो आरएसवी वैक्सीन। तो गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के बाद के चरणों में यह दी जाती है। इसके बाद में आ जाइए आगे और देखें तो नेट एनर्जी गेन की अगर बात की जाए तो अमेरिका वैज्ञानिकों ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दूसरी बार नेट एनर्जी गेन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो हल्के परमाणु आपस में मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं। भारी परमाणु का नाभिक जो है वो बनाते हैं जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो फिजन यानी विखंडन क्या होता है? जिसमें दो में टूट जाएगा। और फ्यूजन यानी संलयन में क्या होगा कि दो बड़े बड़े जो परमाणु नाभिक है वो और एक बड़ा परमाणु नाभिक बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए आगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है, इसके लिए 45 वर्ष की आयु तक का कोई भी भारतीय नागरिक जो वैज्ञानिक कार्यों में या रिसर्च में अध्ययनरत है, भारत में कार्यरत कोई भी विदेशी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, 2022 के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है इसकी, और 2023 के लिए नामांकन भी रोक दिए गए हैं इसमें। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर जो है वो CSIR के संस्थापक निदेशक थे और 1951 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। अरविंदो घोष की बात की जाए तो 150वीं जयंती है इनकी। और ठीक है, ये दार्शनिक थे, बंगाली कवि थे, आध्यात्मिक नेता थे और क्रांतिकारी सेनानी थे। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए तो वे भारत के जो गर्भपति आंदोलन के अग्रदूत थे, ये ऐसे थे अरविंदो घोष साहब। 1920 में अनुशीलन समिति की स्थापना में इन्होंने मदद की, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय अरविंदो ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। 1907 में जब सूरत विभाजन हुआ था तो इस अधिवेशन के वह नरमपंथियों के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में गर्मपंथी दल के समूह में शामिल हो गए थे। अरविंदो को मई 1908 में अलीपुर षड्यंत्र कांड में इन्हें क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। साहित्य की अगर इनकी बात की जाए तो विपिन चंद्र पाल द्वारा स्थापित वंदे मातरम समाचार पत्र की इन्होंने संपादन शुरू किया था। और 1993 चौरानवे में इंदु प्रकाश जो पत्रिका उनमें उनके द्वारा लिखे गए लेखों को न्यू लेम्स फॉर ओल्ड से क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। 1914 में उन्होंने एक दार्शनिक पत्रिका आर्य की भी इन्होंने क्या किया था? प्रकाशन शुरू किया था। इसके अलावा कौन कौन से इनके कृतियां कौन सी है? एसेज ऑन गीता, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, एन आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, द लेजेंड एंड ए सिंबल। ठीक है, ये सब इन्होंने इनकी कृतियां थी। ठीक है, और इसके बाद में अगर बात की जाए तो अरबिंदो ने 1910 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बाद में आध्यात्मिक सुधारक बन गए थे। ठीक है, इन्होंने इस अवधि में लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, महाकाव्य, सावित्री जैसे महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की थी। इसके बाद में अगर GI टैग की बात की जाए तो हाल ही में चेन्नई में स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने विविध उत्पादों को GI टैग जो है वो प्रदान किए हैं। उदयपुर जो राजस्थान में स्थित है, तो उदयपुर का कोफ्तागिरी धातु शिल्प राजस्थान से इसे GI टैग मिला है। सोने चांदी की तारों पर उपयोग कर गहरे रंग की धातु पर हल्की रंग की जड़ाई द्वारा
हथियारस्तों को अलंकृत किया जाता है। बीकानेर का जो कशीदाकारी राजस्थान में, उसे भी जी टैग मिला है। जोधपुर के बंदेज को भी जी टैग मिला है। बंदेज जो मलमल रेशम वाले कपड़ों के माध्यम से सूती धागे के जरिए बांधा जाता है। बीकानेरी उस्तकला जो है, यह क्या है, सोने की नक्काशी है या स्वर्ण बनोती है। यह नक्काशी दीवारों, छतों, कांच, लकड़ी, संगमरमर, ऊंट के चमड़े आदि जो बनी कलाकृतियां उन पे की जाती है। मन्ना कुराड आम जो है वो गोवा से संबंधित है, गोवा का आम है। गोवा बेम्बिका जो है, ये गोवा में क्वीन ऑफ डेजर्ट मिठाइयों की रानी के रूप में जाना जाता है। एक तरह की मिठाई है, एक तरह की पुडिंग है, और या पारंपरिक इंडो पुर्तगाली मिठाई। ठीक है, इसके बाद में जलेसर धातु शिल्प जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यह ठठेरा समुदाय के द्वारा निर्मित सजावटी धातु और शिल्प और पीतल के शिल्प जो जैसे घुंघरू घंटी आदि में शामिल है। ठठेरा समुदाय जो हाथू रस नामक मोहल्ले में रहता है। और मट्टी कला जो है वो कहाँ पे है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है, तो मट्टी केला जो है, सॉरी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। या मट्टी केले को आमतौर पर बेबी बनाना के नाम से भी जाना जाता है, बहुत छोटा सा बनाना होता है। ठीक है, और ये कम कुल घुलनशील सॉलिड्स कंटेंट जो है, इसे एक अच्छा शिशु आहार मतलब माना जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? राजस्थान के क्या है, उदयपुर कोफ्तागारी धातु। इसके बाद में है बीकानेर का कशीदाकारी शिल्प, जोधपुर का बंदेज शिल्प। इसके बाद में है कौन सा, बीकानेर का उस्ताकला शिल्प। मन कुराड आम है गोवा में। गोवा बेम्बिका गोवा से मिठाई है। जलेश्वर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश में। और मट्टी केला जो छोटा केला है ये, ठीक है, बच्चों के लिए अच्छा होता है, तमिलनाडु कन्याकुमारी में इसे भी जीआई टैग दिया गया है। जो माइलारा पंथ जो है कर्नाटक में पाया जाता है, इनकी मूर्तियां मिली है। ठीक है, तो माइलारा पंथ, इस पंथ को मानने वाले माइलारा नामक एक लोक देवता की उपासना करते हैं, भगवान शिव के अवतार माना जाता है। ठीक है, इन मूर्तियों में देवताओं को अक्सर बैठे, खड़े और घोड़े पर सवार रूप में दर्शाया जाता है। आमतौर पर तलवार, त्रिशूल, डमरू, पात्र पाए जाते हैं। इस पंथ को मानने वाले जो कौन कौन है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में निवास करते हैं। ठीक है, सीताकली अगर लोक कला की अगर बात की जाए, तो इसकी उत्पत्ति केरल के कोल्लम जिले के पेरिनाड में हुई है। इसका निष्पादन फसल कटाई उत्सव ओणम के हिस्से के रूप में किया जाता है। ठीक है, यह कला रामायण महाकाव्य के लिए कुछ प्रसंगों पर आधारित है। ठीक है, जिसमें राम सीता, रावण, हनुमान आदि चरित्रों को दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद में आइए आगे। स्वामित्व योजना की अगर बात की जाए, तो 2023 ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और स्वामित्व योजना क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण या मानचित्र करना, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा संचालित यह क्या है, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। और औपचारिक रूप से इसकी जो शुरुआत है 2021 में हुई थी। इसके बाद में आइए, ड्रोन के माध्यम से मतलब मानचित्रण करना गाँव का। चर्चा में रहने वाले जो देश, सॉरी, भारतीय स्थल जो है उनकी अगर बात की जाए, तो दाचिगम राष्ट्रीय जो उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे जो कश्मीरी जो बारहसिंगा है उसकी संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें जैसलमेर, तो यहाँ पे थारोसोरस इंडिकस नामक एक नया डायनासोर की प्रजाति की खोज हुई है। गांधीनगर में क्या है कि प्रथम विश्व डब्ल्यूएचओ का जो विश्व प्रथम पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया गांधीनगर में। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए, तो गगनचुकी जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो कर्नाटक में स्थित है। अपस्ट्रीम में काबिनी जलाशय से भारी जल मात्रा में जल छोड़े जाने के कारण यहाँ पर पर्यटन पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। लेह लद्दाख में पहली हाइड्रोजन बस का ट्रायल शुरू किया गया। पोंग बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पानी छोड़े जाने से कई गांव जो जलमग्न हो गए हैं। उदयपुर की अगर बात की जाए, राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का 9वां जो इंडियन रीजन कॉन्फ्रेंस है वो संपन्न हुआ। किलाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, पुरातत्व उत्खनन की प्रक्रिया जारी है यहाँ पे। ठीक है, दुनिया में जो देश जो है वो चर्चा में रहे, उन देशों की अगर बात की जाए, ठीक है, इससे पहले ये देख लेते हैं अपन, जो अवनिंद्र टैगोर जो है उनकी 152वीं जयंती है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। और इसके अलावा इन्होंने मुगल और राजपूती शैलियों की जो चित्रकला का आधुनिकीकरण किया था। उनके चित्रों में जापानी वो शैली, चीनी शाही चित्रकला, अंग्रेजी प्री राफेलाइट और आर्ट निव्यू प्रवृत्तियों का मिश्रण था। इनकी प्रमुख पेंटिंग की अगर बात की जाए, तो अरेबियन नाइट्स, गणेश जननी, भारत माता,
इसमें भारत माता इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत माता जो पेट्रियाट है इनका इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे प्रमुख पुस्तकों में बूढ़ांगला, खिरत पुतुल और राजकयनी भी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में विश्व के प्रमुख देशों की अगर बात की जाए तो ब्राजील में अमेजन नदी स्थित है, तो अमेजन वन जंगल जो है वहाँ पे बेलेम घोषणा पत्र हमने पढ़ी है ना, बेलेम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। हवाई जो है वो वहाँ पे क्या है कि जंगलों में आग लगती रहती है, तो अभी हाल ही में क्या है कि बहुत भयंकर मात्रा में यहाँ पे जंगलों में आग लगी है। माउई माउई, ठीक है, माउई, ये जो है वनाग्नि है, ठीक है, जो हवाई क्षेत्र में है। दुनिया की सबसे भयानक वनाग्नि से माना गया है। पेरू की अगर बात की जाए जो कि यहाँ पे ये देश है, पेरू ने अमीर और गरीब को अलग करने वाली लीमो की शर्म की दीवार को तोड़ दिया है। टिटिकाका झील जो है वो आपको बताना है कि टिटिकाका झील जो है वो कौन से देश में स्थित है, ये आपका होमवर्क है, गूगल करना है आपको। ठीक है, तो झील का जल स्तर ऐतिहासिक रूप से अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है, पहुंच ही रहा है भाई। दुनिया भर की जो जितनी भी झीलें नदियां वो सब सूख ही रही हैं भाई। तो अगर आइबेरियन प्रायद्वीप की अगर बात की जाए तो पूरे प्रायद्वीप में हीट वेव यानी कि लू का प्रभाव देखा गया है। इटली की अगर बात की जाए तो इटली में क्या है कि इतालवी शहर वेनिस जो है उसको खतरे में वैश्विक धरोहर की सूची में जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके बाद में लिथुआनिया की अगर बात की जाए तो सीमा पर तनाव के कारण लिथुआनिया बेलारूस के बीच में लगने वाले जो दो चौकी है उनको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके बाद में गबोन की अगर बात की जाए तो विवादित रूप से चुनाव जीतने के बाद में सैन्य तख्तापलट यहाँ पे हुआ है। नाइजर की अगर बात की जाए तो नाइजर ने सेना ने क्या किया है कि सत्ता पर कब्जा हथिया लिया है। ठीक है, जिम्बाब्वे में हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए। मलावी के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत में कहा क्या किया, दौरा किया, एक अफ्रीकन देश है। इथोपिया की राज्य सरकार ने अपने दूसरे सबसे बड़े राज्य अम्हारा में आपातकाल की राज्य क्षेत्र अम्हारा में क्या, इथोपिया में कहा, अम्हारा कहाँ पे कहाँ है, इथोपिया में, यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन ऑलरेडी। तो इथोपिया में स्थित एक शहर अम्हारा जो कि बहुत बड़ा राज्य क्षेत्र है इथोपिया का, वहां पर आपातकाल की घोषणा हुई है। इसके बाद में अराश डोर्रा गैस फील्ड की अगर बात की जाए तो इराक ने अराश डोर्रा गैस फील्ड विकसित करने के लिए कुवैत सऊदी अरब के बीच में समझौते की आपत्ति जताई है। यूक्रेन जो है यूक्रेन क्या है तो एक जगह है कीव। तो यूनेस्को ने कीव को यूनेस्को की खतरे में विश्व धरोहर की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव है, इसमें यहाँ पे क्या किया है, प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका अगस्त महीने की जो मैगजीन है, ठीक है, वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अभी क्या करना है आप लोगों को, इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कहाँ पे, अपने वेरी फेमस चैनल है अपना टेलीग्राम पर, कौन सा, यूपीएससी विद्यार्थी, ठीक है, लिंक भी है बायो में। विद्यार्थी, VIDYARTH ठीक है, तो वहाँ आप इसको जाओगे, फॉलो करोगे। शानदार कंटेंट के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है, चीज़ें शेयर करो। और अगस्त की यहाँ पे आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है, हल्की फुल्की ऐसी आप पीडीएफ देख लेना, ठीक है। तो इसके अलावा बार बार रिवीजन करो, करते रहो। इसके अलावा जितने भी मैंने पीवाईक्यू करवा रखे हैं, जितने भी वीडियो अवेलेबल है वो सारी की सारी आप देखो, उसको 1.5x पर देखो आप, और उसको रिवाइज करो, लगातार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, क्योंकि तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। तभी 100 नंबर आएंगे कम से कम, 100 से पहले मान के चलो ही मत आप लोग। और पैटर्न पता नहीं चलता यूपीएससी का कैसा आ जाए, पेपर इजी आ जाए तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, तब दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसी पैटर्न को फॉलो करो, इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ। उस पैटर्न को फॉलो करो अच्छे से और नंबर लेके आओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।